गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम उपस्थित हैं बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य की कक्षा में। बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में काव्य शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जोड़े गए हैं और उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करते हुए आज का जो उन बिंदुओं में मुख्य बिंदु रहेगा वो है छंद। छंद अपने आप में एक विशिष्टता रखता है जो काव्य रचना में या कवि हृदय में प्रमुख रूप से चलता है। और इसी प्रकार जब छंद की परिभाषा को हम स्पष्ट करते हैं तो छंद की परिभाषा स्पष्ट करने के लिए कई नियमों का पालन करना पड़ता है। छंद की परिभाषा देने से समय कई नियमों का पालन करना पड़ता है। तो साधारणतः सबसे पहले हम ये देखेंगे कि छंद शब्द कहाँ से आया। छंद शब्द छद धातु से मिलकर बना है और इस छद धातु का तात्पर्य यह है प्रसन्न करना। प्रसन्न करना, आह्लादित करना, आदि। अर्थात यूं कह सकते हैं कि छंद का मुख्य विशेषता ही यह होती है कि वह अपने नियमों से बंधी बंधाई रचना के माध्यम से पाठक वर्ग के अंतर्मन में, पाठक वर्ग के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करता है, उसके हृदय में एक रसानुभूति उत्पन्न करता है। तो परिभाषा की दृष्टि से अगर हम देखें तो परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि छंद शब्द जो हैं दो प्रकार की विधाओं को लेकर चलता है। छंद में एक पद्य विधा चलती है और एक गद्य विधा चलती है, किंतु गद्य विधा में छंद के नियम कहीं पर भी सार्थक नजर नहीं आते। लेकिन जब हम पद्य की बात करते हैं तो परिभाषा के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि छंदोबद्ध रचना ही पद्य है। और गद्य की परिभाषा हम देते हैं तो हम कह सकते हैं कि छंदोविहीन रचना गद्य है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि छंद से बद्ध रचना पद्य है और छंद से विहीन रचना गद्य है। तो दोनों की जब हम गहराई से हम दोनों का अध्ययन करते हैं गद्य और पद्य का, तो स्पष्ट हम कह सकते हैं कि पद्य रचना वही हो सकती है जो छंदों के माध्यम से रची गई है, जिसमें छंदों का प्रयोग किया गया है। छंद की सार्थक परिभाषा हम दें तो कहा गया है कि वर्णों, ध्वनियों का वह कर्म, वर्णों ध्वनियों का वह कर्म जिसमें यति, गति, तुक, तुकांत, गण आदि से आबद्ध हैं अर्थात आदि से बंधी बंधाई हो, और जो आदि से आबद्ध हो, जो कविता में प्रवाह व संगीतात्मकता उत्पन्न करती हो, छंद कहलाता है। अर्थात देखिए परिभाषा को हम स्पष्ट करते हैं
तो वर्णों ध्वनियों का वह कर्म जिसमें यति, गति, तुक, तुकांत, गण आदि आबद्ध हो और जो कविता में प्रवाह व संगीतात्मकता उत्पन्न करती हो, छंद कहलाता है। अर्थात साधारण तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यति, गति, तुक, तुकांत, गण आदि से बंधी बंधाई रचना छंद कहलाती है। यति क्या है, गति क्या है, तुक, तुकांत, गण आदि क्या है, इनके विषय में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। यति, कविता को पढ़ते समय, कविता को पढ़ते समय कविता को पढ़ते समय बीच में जो ठहराव आता है उसे यति कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं जब हम किसी काव्य की कोई पंक्ति पढ़ते हैं तो उस पंक्ति में जहाँ पर हमें कुछ समय के लिए रुकना होता है या जहाँ हम कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए रुकते हैं, सांस लेते हैं, तो वो ठहराव ही यति कहलाता है। साहित्य में इस यति को विराम या विश्राम भी कहते हैं। विराम या विश्राम भी कहते हैं और इसको इस प्रकार से हम चिन्ह के रूप में दर्शाते हैं। तो काव्य में जहां पर हमें कुछ समय के लिए रुकना होता है वो हमारे लिए यति होती है। गति की अगर हम बात करें तो कविता को पढ़ते समय जो प्रवाह हम उसमें उपस्थित पाते हैं या जिस प्रवाह से हम कविता को पढ़ते हैं वो गति होती है। तुक, पद्य को पढ़ते समय या पद्य के पढ़ने के अंत में समान स्वर जहां पर उपस्थित होते हैं या समान ध्वनियां, समान ध्वनियां जहां उपस्थित होती है तो उन समान ध्वनियों को, दोनों चरणों की या चारों चरणों की जो समान ध्वनियां होती हैं उनको हम तुक कहते हैं। ये तुक चरण के मध्य में भी हो सकती है और चरण के अंत में भी हो सकती है। देखिए, एक दोहा बिहारी का बहुत चर्चित रहा है। बिहारी ने अपनी बिहारी सतसई का मंगलाचरण का प्रथम दोहा लिखते हुए राधा की स्तुति की, राधा की भक्ति करते हुए उन्होंने एक दोहा प्रस्तुत किया और वो कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाही परे श्याम हरित दुति होय। देखिए, जब हम पहली वाली पंक्ति पढ़ते हैं तो पहली वाली पंक्ति में हमारे सामने ई ध्वनि उपस्थित होती है और जब हम दूसरी वाली पंक्ति पढ़ते हैं तो दूसरी पंक्ति में भी हमारे सामने ई ध्वनि उपस्थित होती है। अर्थात अंतिम जो ध्वनि है अगर समान है तो वो तुक या तुकांत कहलाती है। तुकांत का मतलब अंत में जो तुक आती है, और ये तुक मध्य में भी हो सकती है और अंत में भी हो सकती है। अंत में आएगी तो तुकांत हम इसको कह सकते हैं। गण, मात्रिक छंदों को पढ़ने के लिए मात्राओं की गणना की जाती है, लेकिन अगर हम जब वर्णिक छंदों की बात करते हैं तो वर्णिक छंदों को पढ़ते समय गण अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। काव्य शास्त्र में, छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूहों को गण कहा गया। गणों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इससे पूर्व हम जानते हैं कि साहित्य में छंदों का क्या विशेष महत्व है, साहित्य में छंदों ने अपना क्या योगदान। हिंदी साहित्य में छंद अपना विशेष महत्व रखते हैं। तो छंदों का अगर हम सामान्य परिचय दें तो
छंद मुख्यतः दो प्रकार के माने गए हैं, एक वर्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद। एक मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद। मात्रिक छंद किसे कहते हैं और वर्णिक छंद किसे कहते हैं, तो ये इनकी परिभाषा इनके शब्द मात्र से ही स्पष्ट हो जाती है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि ऐसे छंद जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है वो मात्रिक छंद होते हैं, और वे छंद जिनमें वर्णों की गणना की जाती है वो वर्णिक छंद होते हैं। तो परिभाषा को ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको इतना सा केवल हिंट दिया जाता है कि जहाँ मात्राओं की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद होते हैं, और जहां पर वर्णों की गणना की जाती है वे वर्णिक छंद होते हैं। छंद शास्त्र में मात्रिक छंद और वर्णिक छंद के भी पुनः तीन तीन भेद उपस्थित किए गए हैं, तीन तीन भेद प्रस्तुत किए गए हैं, और तीनों भेद इनके समान नजर आते हैं। मात्रिक छंद के तीन भेद माने गए हैं। देखिए, एक ध्यान रखें, छंद दो प्रकार के हैं, प्रथम मात्रिक छंद, द्वितीय वर्णिक छंद। मात्रिक छंद भी पुनः तीन प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद के जो भेद हैं वो कितने हैं? तीन हैं, और ये तीनों भेद कौन कौन से हैं? देखिए, प्रथम जो भेद है ये है सम मात्रिक छंद, दूसरा है अर्धसम मात्रिक छंद, और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद वे छंद जिनके सभी चरणों में समान मात्राएं पाई जाती हैं। वे छंद जिनके सभी चरणों में समान मात्राएं पाई जाती हैं। जैसे कि किसी छंद के 4 चरण हैं तो चारों चरणों में समान मात्राएं पाई जाती हों, जैसे कि 16 इसमें, 16 इसमें, 16 इसमें और 16 इसमें। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं, तो अर्थात यूँ कह सकते हैं कि चौपाई सममात्रिक छंद है, क्योंकि चौपाई ऐसा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं पाई जाती हैं। दूसरा, अगर हम बात करें अर्ध सममात्रिक छंद, वे छंद जिनके प्रथम और तृतीय चरण तो समान तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण समान। तो जहां पर प्रथम और तृतीय चरण एक समान होते हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण एक समान होते हैं, तो वो अर्धसम चरण होता है, अर्धसम मात्रिक छंद होता है, जिसके प्रथम व तृतीय चरण और द्वितीय व चतुर्थ चरण ये दोनों समान होते हैं। तो 2 चरण अलग मात्राएं होती हैं और 2 चरणों में अलग मात्राएं होती हैं, तो आधा आधा समान है, इसलिए इसको कहा गया है कि अर्ध सममात्रिक छंद। तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद का शब्द से ही नाम स्पष्ट हो जाता है, उसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। तो वे छंद जिनकी प्रत्येक चरण में मात्राओं का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, निश्चित संख्या नहीं होती, प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं पाई जाती हैं, अलग अलग मात्राओं की संख्या पाई जाती है। तो इसमें हम कह सकते हैं, इसमें मात्राओं की संख्या अनिश्चित होती है, मात्राओं की संख्या अनिश्चित होती हैं। तो मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनके सभी चरणों में समान मात्राएं पाई जाती हैं।
अर्धसम मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनके प्रथम और तृतीय चरण में अलग एक समान और द्वितीय और चतुर्थ चरण में एक समान, अर्थात यूं कह सकते हैं कि 2 चरणों में एक समान मात्रा पाई जाती है और 2 चरणों में एक समान मात्राएं पाई जाती है। तो आधी आधी अलग अलग मात्राएं पाए जाने के कारण इसे अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद मात्राओं की संख्या इसमें निश्चित नहीं होती, किसी चरण में 11 होती हैं, किसी चरण में 12 हो सकती हैं, किसी चरण में 15 भी हो सकती हैं। तो इनके प्रत्येक चरण की मात्राएं निश्चित नहीं है, प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं या मात्राओं की अलग अलग संख्या पाई जाती है। तो इसी आधार पर अगर हम वर्णिक छंद की बात करें तो वर्णिक छंद भी इसी दृष्टि से 3 प्रकार का माना गया है। वर्णिक छंद भी इसी दृष्टि से 3 प्रकार का है। आपसे पूछा जाए वर्णिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम वर्णिक छंद होता है सम वर्णिक छंद, द्वितीय होता है अर्धसम वर्णिक छंद और तृतीय होता है विषम वर्णिक छंद। परिभाषा मात्रिक छंदों के समान ही रहेगी, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। तो जिस प्रकार सम मात्रिक छंद में सभी चरणों में समान मात्राएं पाई जाती थी, उसी प्रकार सम वर्णिक छंद में भी प्रत्येक चरण में समान वर्ण पाए जाते हैं। अर्धसम मात्रिक छंद में जैसे प्रथम और तृतीय में समान और द्वितीय और चतुर्थ पद में समान मात्राएं थी, वैसे ही अर्धसम वर्णिक छंद में भी प्रथम और तृतीय चरण में समान वर्ण और द्वितीय और चतुर्थ चरण में समान वर्ण होंगे। तो 2 चरणों में समान और 2 चरणों में समान, तो दो चरणों में अलग अलग मात्राएं पाई जाती हैं, तो वो अर्धसम वर्णिक छंद हो गया। विषम वर्णिक छंद, विषम वर्णिक छंद का तात्पर्य भी उसी प्रकार रहेगा जिस प्रकार विषम मात्रिक छंद में था कि इनमें मात्राओं की संख्या निश्चित नहीं होती और प्रत्येक चरण में मात्राएं अलग अलग पाई जाती हैं। तो वैसे ही विषम वर्णिक छंद में भी वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती और प्रत्येक चरण में वर्ण जो हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वर्णों की संख्या अलग अलग पाई जाती है। किसी वर्ण में 13 मात्रा वर्ण हैं, किसी चरण में 14 वर्ण हैं, किसी चरण में 15 वर्ण हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक चरण में अलग अलग वर्ण पाए जाते हैं या प्रत्येक चरणों के वर्णों की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए विषम वर्णिक छंद कहते हैं। तो छंद 2 प्रकार के, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। मात्रिक छंद 3 प्रकार के और वर्णिक छंद 3 प्रकार के। इस प्रकार से ये हो गया छंदों का भेद। अगर अब आगे हम अध्ययन करते हैं छंदों में चरण। चरण क्या है? चरण को काव्य शास्त्र में पाद या पद भी कहा जाता है। प्रत्येक छंद में 4 चरण माने गए हैं। प्रत्येक छंद के 4 चरण होते हैं, किसी में 6 चरण होते हैं, किसी में 8 चरण होते हैं, लेकिन कम से कम 4 चरण माने गए हैं। और चरण जो होता है, प्रत्येक चरण मात्राओं की निश्चित संख्या अपने साथ रखता है। मात्राओं की निश्चित संख्या में होता है। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। इसलिए जैसे हमने बताया कि चौपाई के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा की अगर हम बात करें तो एक चरण पर प्रथम और तृतीय चरण में एक समान मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में एक समान मात्राएं होती हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पद में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है या वर्णों की संख्या निश्चित होती है, तो वो चरण होता है जिसको हम पद कह सकते हैं। अब चरणों की गणना करते समय हमारे सामने जो महत्वपूर्ण विशेषता है या महत्वपूर्ण बिंदु है वो होता है गण। गण क्या है? तो गणों की परिभाषा स्पष्ट करते हुए गण के विषय में कहा गया है कि 3 वर्णों का
समूह गण कहलाता है। 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। गण कितने प्रकार के होते हैं? गण 8 प्रकार के होते हैं। गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या या गणों के प्रकार 8 माने गए हैं। गण को पहचानने का सूत्र, काव्य शास्त्र में गण को पहचानने का एक सूत्र प्रस्तुत किया गया, और वो सूत्र क्या है? देखिए, छंद शास्त्र में एक ऐसा सूत्र प्रस्तुत किया गया जो सभी 8 गणों की परिभाषा को स्पष्ट कर देते हैं, 8 के 8 गणों की विशेषता को स्पष्ट कर देते हैं, और गणों किस प्रकार से निर्मित होते हैं वो सभी एक सूत्र के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और वो सूत्र है य माता राज, ये माता राज भानस लगा, ये माता राज भानस लगा। इस सूत्र के माध्यम से हम आसानी से गणों का पता लगा सकते हैं कि प्रथम गण कौन सा होगा, द्वितीय गण कौन सा होगा, तृतीय गण कौन सा होगा, और उस गण में मात्राएं कितनी होंगी। देखिए, हमने गणों की संख्या कितनी मानी? 8। तो 8 गण प्रारंभ से ले लीजिए। ये पर एक पहला, मा पर दूसरा, ता पर तीसरा, रा पर चौथा, जय पर 5वां, भा पर 6वां, नय पर 7वां और सै पर 8वां। जहां हमारी संख्या पूरी हो जाए, 8 प्रकार के गण हमें मानने हैं, तो 8 संख्याएं हमने प्रत्येक वर्ण के गण मान लिए। ये, मैं, तय, रे, जय, भय, नय और सै, ये 8 वर्ण हमने ले लिए। तो 8 वर्णों में हमारे सामने 8 गण कैसे उपस्थित होंगे? हमने परिभाषा क्या पढ़ी? 3 वर्णों का समूह है। पहला वर्ण कौन सा है? य से अगर हम अपना वर्ण लेते हैं, ये के बाद में इसको कह सकते हैं हम, ये से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है यगण। दूसरा वर्ण कौन सा है? मैं से प्रारंभ होता है, इसलिए इसे कहते हैं मगण। तीसरा तय, ये हो जाएगा तगण। चौथा र, इसे कहते हैं हम रगण। 5वां है जय, इसे कहेंगे हम जगण। 6वां